व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट आर द यूजेस? हाँ आर्यन बताओ, यू हैव सम आंसर्स, बताइए। सर वही सेम था। सेम था, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पढ़ा है सर, जितना आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें पता है वो ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन or energy required to move an electron from ground state to infinity. But there only I have mentioned that in case of multi-electronic system, that definition is not going to be valid, because in case of hydrogen like species, ground state ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको ग्राउंड स्टेट में ले जाओ या थर्ड स्टेट में ले जाओ या इंफिनिटी पे ले जाओ, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीसीज लाइक मान लो हीलियम, आर्गन, नियन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनी स्पीसी विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या होता है, जो डेफिनेशन होता है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी का, जो हर जगह वैलिड है, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन outermost electron from an isolated gaseous atom. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें से एक भी लाइन मिस कर दी तो गलत, मतलब गलत तो नहीं होगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी उसकी. यस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब इन सारे टर्म को समझेंगे क्यों. आउटर मोस्ट सेल से इसलिए सर कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें ये निकालना ना कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, तो ऑब्वियसली हम सबसे मिनिमम वाली जोड़ेंगे, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा लग सकती है. तो जो मिनिमम है सबसे एनर्जी, दैट एनर्जी इज बेसिकली इन आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा, वो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा. इसको समझने के लिए हमने बहुत दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो द इलेक्ट्रॉन विच इज देयर इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम विल बी लूजली बॉन्डेड, सो इट विल बी इजी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. So energy required to remove that electron which is loosely bonded first of all from an isolated क्यों है, क्योंकि सर अगर मान लो एक साथ बहुत सारे एटम है तो हमें क्या पता चलेगा कि वो एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन के, किसके एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एटम का सेम होता है. So we need to isolate the atom from the other samples if we have. So isolated. Gaseous क्यों सर, gaseous इसलिए क्योंकि मान लो हम एनर्जी दे रहे हैं, how will we able to distinguish that whether that energy is going to melt the substance into liquid or liquid to vapor or to remove electron from the outermost cell. तो इसलिए हमें एक बस एक एटम चाहिए. क्या चाहिए, सिर्फ एक एटम हो, सिर्फ एक एटम हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमें पता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा एनर्जी देने पे. ऐसा नहीं होगा कि अब एटम क्या कन्वर्ट होगा, एटम तो कोई अपना फिजिकल शेप होता नहीं है, एटम का तो कोई फिजिकल स्टेट नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड आइसोलेटेड गैसियस एटम. यस ऋषभ. ऋषभ यू हैव सम डाउट्स. Sir, but हाय the प्रीति, gases समनीत, गुड like मॉर्निंग. argon and एक this सेकंड one रुको is. यार, समनीत से बात कर लेने दो मुझे. गुड मॉर्निंग समनीत, कैसे हो? ऐसे खाना खाओगे तो पढ़ोगे कब? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग. खाना खाओगे तो पढ़ोगे कब? कोई नहीं, अच्छी बात है. ध्यान रखा करो, वीडियो वीडियो खाना ऐसे नहीं ऑन खा हो रही। जाती है तो तुम्हारी सारी रियलिटी पता चल जाएगी, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं. तो बेटर यही है कि वीडियो ऑफ ही रखा करो. हाँ जी, चलो डाउट पूछो यार तुम. सर जो स्टेबल गैसेस होती हैं लाइक आर्गन एंड नियॉन, उसमें से तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन मतलब टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो उसमें कैसे होता है ये? क्या? सर जो आर्गन और समझ गया कि सर जो स्टेबल गैसेस होते हैं उसका कैसे आयनाइज करेंगे. बिल्कुल, इट विल बी हार्ड टू आयनाइज देम, बट दैट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट आयनाइज देम. ठीक है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नोबल गैसेस. हम अभी कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नोबल गैसेस के नोबल होने के बहुत सारे रीजन है. दे डोंट इंटरैक्ट, बट आई विल टेल यू देयर आर सम नोबल गैसेस व्हिच फॉर्म कंपाउंड, जैसे कि जेनन है,
तो इस सब चीजों में नहीं जाते हैं। 10th वेंथ तक का मैंने बोला है कि 10th तक जो पढ़ा है उस नॉलेज को थोड़ा सा अपन ज्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे, बट हाँ डाउट जरूर पूछेंगे, जैसा तुमने पूछा था कि क्लैरिफाई हो कि ऐसा कुछ होता है क्या। देखो सबसे पहली बात ये है कि what we are discussing right now कि what is ionization energy, we are not bothered about the fact whether it is high or it is a low, ठीक है। if it is high then obviously it will be difficult to remove an electron, if it is low then it is easy to remove an electron. So generally obviously metals will have low ionization energy, that is the reason why they have ability to donate electrons, and non-metals will have higher ionization energy, that is the reason why they have ability to accept electron rather than donating them. तो ये हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ज्यादा लगेगा कम लगेगा, हम ये देख रहे हैं कि जो लगेगा उसको बोलते क्या है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम, इज ionization एनर्जी। नाउ द मैग्नीट्यूड, इफ इट इज हाई देन ठीक है नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज लो ठीक है निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। सो ऐसा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही है कि सर जो हीलियम नियॉन है इनका तो ionization एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो इनके लिए कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज बट दिया मैग्नीट्यूड विल बी हाई, ठीक है। तो चलो आयनाइजेशन एनर्जी की डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि किस किस चीज पे डिपेंड करेगी ये, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी ये फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो चलो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहला जैसे मान लो कि मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस साइज, तो क्या होगा। साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, या साइज घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे पहले बता दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। सर अगर साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और अगर कम होगी तो, यस प्रीति करेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो क्या मतलब है इसका, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ज्यादा है न्यूक्लियस का, हाँ या ना बोलो। तो सर यस सर, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी फिर। ज्यादा होगी ना। देखो देखो रुको 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 रुको, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बस रुको इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ये है तुम्हारा एटम, ठीक है, और एटम के अंदर अपन बना लेते हैं एक छोटा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। न्यूक्लियस मूव ही नहीं हो रहा अपना, कोई बात नहीं। अब देखो इस एटम में मान लो कि ध्यान से समझेंगे सब लोग, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है इधर से, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों निकालना है, तो ठीक है आयनाइज करने के लिए निकालना है। सर निकालने में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के थ्रू बॉन्डेड है, न्यूक्लियस से ये बॉन्डिंग बना के बैठा है। तो न्यूक्लियस कह रहा है कि नहीं मैं इसको जाने नहीं दूंगा, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम इसको बाहर निकाल के रहेंगे। तो अपने और न्यूक्लियस के बीच में फाइट है कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो समझो कि न्यूक्लियस का जो पावर है अलग अलग लोगों पे अलग अलग इन्फ्लुएंस है उसका, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है ये मान लो कि तुम्हारी क्लास का वो बच्चा है जो सबको मिसगाइड कर देता है। अब उसके मिसगाइड करने का इन्फ्लुएंस सब पे अलग अलग है। हो सकता है कुछ लोग उस लॉजिक को समझते हैं, कुछ लोग उस बात को समझते हैं तो वो नहीं मिसगाइड होते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग नहीं समझते हैं तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो उन अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, मेरा काम है तुमको गाइड करना, और उस बच्चे का काम है तुमको मिसगाइड करना, और मेरे और उसके बीच में क्लासेस हैं कि मैं कितना सही तरीके से तुमको गाइड करता हूं वो भी एक फैक्टर है, और वो कितना गलत तरीके से तुमको मिसगाइड करता है वो भी फैक्टर है तुम्हें एक डायरेक्शन देने में। तो सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस ज्यादा, मतलब उस लड़के का इन्फ्लुएंस तुम पे ज्यादा है। तो मुझे भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तुमको गाइड करने के लिए, मतलब मुझे भी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बोलो हाँ यार। यस सर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो देनी पड़ेगी एनर्जी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी से बाउंडेड होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी देके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर भी अगर डाउट है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
डाउट तो हो तुम्हारा? पहले बोलो, समझ में आया सबको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यस सर। यस सर। दूसरी चीज है रेडियस। आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस या साइज की बात कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में क्या रिलेशन होगा? तो अभी जैसे बताया किसी ने कि सर साइज जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि सर साइज जितनी ज्यादा होगी, इसको भी समझ लेते हैं एक डायग्राम से। इसी डायग्राम में अपन थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एक छोटा सा ऑर्बिट बना देते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी या इस वाले को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा फील होगी? किसको ज्यादा फील होगी? या न्यूक्लियस किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस पे या इस वाले पे? बताइए। जो ज्यादा क्लोज है। जो ज्यादा क्लोज है ऑब्वियसली। तो क्लोज क्यों? क्योंकि सर क्लोज में इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस का जितना पास रहेगा। मान लो कि तुम उसके उस लड़के के घर के बगल में ही तुम्हारा घर है, तो तुमको दिन में जाके भी परेशान कर सकता है, क्लास के बाद भी तुमको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और मान लो कि एक बच्चा है, जैसे मान लो होशियारपुर का बच्चा है, और आर्यन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि आर्यन जलंधर में रहता है, तो उसको डिस्टर्ब करना डिफिकल्ट है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब यही है कि जो जितना क्लोज है उस पर इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो बहुत सारे फैक्टर है इन्फ्लुएंस के, ठीक है। तो क्लोज है, तो क्लोज है तो इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसमें न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मतलब उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो साइज जिसकी बड़ी होगी उससे का इलेक्ट्रॉन दूर होगा, दूर होगा तो उसको रिमूव करना इजी होगा अपने लिए रिलेटिवली। तो क्या लिखेंगे हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो समझ में आया तो हाँ बोल दो, नहीं समझ में आया तो ना बोल दो। पर ये इनवर्स सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव वाला नहीं समझ में आया, ये बता दो। मतलब ये समझ में आ गया साइज वाला? हाँ आर्यन? यस सर। वो वाला नहीं समझ में आया, ऊपर वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर यस सर। चार्ज। तुम मुझे बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? फिर वही सर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट जो न्यूक्लियस फोर्स एक्सर्ट करता है उस पे, पुलिंग फोर्स, ठीक है, तो बीच के फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स रिपेल ज्यादा करता होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, या फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है? है। फिर फोर्स ज्यादा होगा तो डिफिकल्ट है। तो फोर्स ज्यादा कब होगा? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा कब होगा? जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तब, या जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तब? ज्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, या कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है? सर अगर बीच के इलेक्ट्रॉन्स के अगर वो उसको कंसिडर करें सर तो फिर तो नहीं बनता। भाई जब डेफिनेशन ही यही है कि हमें बाहर वाले को निकालना है, तो बीच में क्यों जा रहे हो तुम? ये बताओ, तुम्हें मतलब कंफ्यूज होना है या तुम्हें सीखना है? जब डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सर जो निकालना है ना बीच आर्यन। वाले होते हैं वो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, तो फिर उससे आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होगी? तो भाई उसी को तो ये लेके जेड इफेक्टिव ले रहा हूँ ना मैं, जेड न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी ले रहा हूँ मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसीलिए तो ले रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट पहले ही हमने कंसीडर नहीं कर लिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते टाइम? यस सर। समझ रहे हो कि आप वेरिएबल्स आपको क्रिएट नहीं करने हैं। इफ वी हैव मतलब अगर हमने वेरिएबल्स वो कर दिए हैं पहले ही, क्योंकि हम क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहे थे? इसीलिए तो पढ़ रहे थे कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पे हम कंसीडर कर सके या समझ सके उसको। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हर चीज को अगर हर जगह लेके आओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा ही कंफ्यूज हो जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव डिस्टिंग्विश्ड थिंग्स एंड वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। जैसे इससे पहले मैंने साइज कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, साइज आया तो उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया कि साइज कैसे डिपेंड करेगा, साइज पे कैसे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पे साइज डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस डिपेंड करेगी। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं चीजों को। क्लियर है आर्यन? बोलो, am I audible to everyone? एटलीस्ट टू दोज जिनके लिए मैं ऑडिबल हूँ, यस सर। हाँ बोल दो। यस ठीक है, सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। आर्यन, आर्यन, ठीक है।
अब देखो क्या कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें पता चल गई, दो चीजें पता चल गई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज, ये दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, सॉरी, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनस एनर्जी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक और फैक्टर होता है, वो होता है आयनेशन एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी डायरेक्टली होगी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा रहता है बहुत सारी बुक में। ये भी एक फैक्टर है। तो मेनली इन्हीं तीन फैक्टर्स के अराउंड पूरा रिवॉल्व होते रहता है क्या, आयनेशन एनर्जी का चेंज या ट्रेंड। बोले सर हम पढ़ेंगे तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब ट्रेंड कैसे देखेंगे अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप, तो वो भी देख लेते हैं। सर अलोंग अ ग्रुप अगर हमें आयनेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये सारे तीनों फैक्टर्स आपको क्लियर हैं। देखो हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया आयनेशन एनर्जी में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी। नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट दैट आयनेशन एनर्जी। द फर्स्ट वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Higher the effective nuclear charge, more will be the force of nucleus on the electron, and it will be difficult for us to remove that electron. So higher the effective nuclear charge, higher will be ionization energy. Second one, if the size of nucleus, or sorry, size of atom is large, so the electron will be away from the nucleus. If electron is away from the nucleus, its influence on the nucleus influence on the electron will be low, and if nucleus influence on the electron is low, it is easy to remove that electron. So as size increases, removal of electron becomes easy, so ionization energy decreases. The third factor is stability of electronic configuration. If a configuration is stable, and after removing one electron it becomes less stable, so the atom will be less likely to be doing that. Why? Because it won't change its stable configuration to unstable one, and if it is doing that, it will be difficult for us to do that, or it will require more energy to do that conversion. So तीसरा जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही गिरीशा। आयनस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। उसका भी लॉजिक आप समझ ही गए होंगे। ध्यान देंगे, अब कुछ नहीं करना है, जितनी चीजें हमने समझी है उसी को यहाँ भी अप्लाई करना है, और कुछ नहीं होता, कुछ नई चीज आएगी नहीं। दो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है साइज। इन्हीं दोनों पे सारे ट्रेंड आ जाएंगे तुम्हारे। जैसे कि देखो अपन बात करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी कैसे चेंज होगी, कैसे वेरी करेगी। तो पीरियोडिक टेबल में सर दो चीजें होती हैं, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। पहले हम नॉर्मल ट्रेंड पढ़ेंगे, फिर कुछ हम एबनॉर्मल बातें पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी तो कर नहीं रहे कि हम नॉर्मल सीख के रुक जाएं, हमें एबनॉर्मल चीजें भी सीखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, तो उसका लॉजिक भी सीखना पड़ेगा। खैर अलोंग पीरियड, चलो कोई भी पीरियड उठा लेते हैं हम लोग। चलो कौन सा उठाया जाए, लिथियम वाला ही उठा लेते, बार बार सबसे छोटा है और सबको याद भी है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। I would rather take some space so that we can write electronic configurations as well. हाँ, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. ऑब्वियसली नियॉन और हीलियम की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल सबसे। खैर उस पे भी आ जाएंगे, टेंशन मतलब, वो भी कर दूंगा मैं। लिथियम के नीचे आता है सर सोडियम, उसके नीचे आता है पोटेशियम, उसके नीचे आता है रुबिडियम, और उसके नीचे सीजियम भी आता है। चलो तीन का ट्रेंड कर लेंगे तो बाकियों का तो हो ही जाएगा। खैर ध्यान से देखेंगे सब लोग और इस बात को समझेंगे और मुझे भी बताएंगे कि क्या होगा। सब लोग पहले आप खुद सोचोगे फिर मुझे बताओगे। डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, और अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं, दो ही काम कर सकते हैं क्योंकि हमें ट्रेंड कंपेयर करना है। तो या तो हम अलोंग द पीरियड जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो अलोंग द पीरियड भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के हिसाब से चीजें बदलेंगी। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है कि नहीं है, ऑलमोस्ट सेम यही होता है। पढ़ा हमने ग्रुप का ट्रेंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। Yes. और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। Increase. तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी,
Decrease. डिक्रीज So increase. डिक्रीज डिक्रीज होगी ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, अभी तो देखा हमने, एनएस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सो इफ साइज, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, तो अगर साइज बढ़ेगा तो एनएस एनर्जी कम होगी ना, बोलो. हाँ या ना बोल दो फटाफट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. So now next thing is we are talking about periodic variation. So see, this is very interesting and you will be knowing today कि क्यों ऐसा चीजें होती थी जो अभी तक हम लोग सोचते थे, सिर्फ रटते थे. Now the second thing is, let's compare first about along the period, then I'll discuss the fact which I'm trying to discuss here. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen and fluorine as well. So if we go along the period, effective nuclear charge is increasing continuously. Yes or no? Yes, sir. So Yes, if sir. effective nuclear charge is increasing, ionization energy will also increase because it is directly proportional to effective nuclear charge. Yes or no? Yes, sir. Yes. But there are two abnormal trends, one with beryllium and another with nitrogen. और इनका जो ट्रेंड ये होता है कि ये अपनी जगह से एक स्टेप आगे आ जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाती है इनकी एनर्जी, आयनस एनर्जी. और आप में से एक बंदा तो ऐसा क्रिएटिव, एक बंदा तो ऐसा होगा जो इसको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर, तो बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. Sir, because beryllium is more stable than boron as a 2p orbit is स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी, बट व्हाट डज स्टेबिलिटी मीन? यस ऋषभ, बोलते जाओ बोलते जाओ. सर जो उसकी 2p ऑर्बिट होगी वो हाफ फिल्ड होगी तो वो स्टेबल होगा बोरॉन से. बेरिलियम का 2s 2p नाइट्रोजन का होता है, हाफ फिल्ड, है ना. ठीक है, समझ गया मैं. तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, देखो सबको सिंपल सा एक ही तरीका देखना है कि जब जाप इज देयर इन क्लास, नो? ठीक है. तो आपको सिंपली क्या देखना है कि सर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका क्या होगा 1s2 2s1, इसका हो जाएगा सर 2s2. दिखे तो हाँ बोलना, नहीं दिखे तो बोल देना कि सर नहीं दिख रहा है. इसका सर होगा 2s2 2p1, इसका सर हो जाएगा 2s2 2p2 और इसका हो जाएगा 2s2 2p3, इसका हो जाएगा 2p4, इसका हो जाएगा 2p5 एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब क्या है कि सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम इसका बॉक्स बनाएं तो हमें पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा. और सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, इसका अगर हम बॉक्स बनाए तो एस में तो फुल्ली फिल्ड है ही, पी का जो है वो हाफ फिल्ड है. Now during atomic structure we have clearly discussed that half filled and fully filled configuration are highly stable. Then comes the partially filled one. तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये थोड़ा सा रिलक्टेंट, थोड़ा सा ये अपोज करेगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को. यस और नो? Why? Because sir it has a stable configuration and nobody wants to change their stability. है ना, तुम घर में सो रहे हो, कोई आके तुमको उठा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा तुम उसको अपोज करते हो. व्हाई? बिकॉज यू आर इन अ स्टेबल मूड, स्टेबल स्टेट ऑफ योर माइंड एंड you want to relax, you want, because you have achieved this stability, now you don't need to do anything. तो उस टाइम पे अगर कोई तुमको डिस्टर्ब करता है तो यू आर नॉट लाइकली टू बी डिस्टर्ब, और तुम चाहते भी नहीं हो, अगर तुम कोई करता भी है तो तुम वो काम मन से नहीं करते, या योर एफर्ट विल बी लेस. सेम गोज फॉर द एटम एज वेल. इफ इट हैज अचीव्ड दिस स्टेबिलिटी, इट वोंट, मतलब it doesn't want to change its stable state. So in order to do that, in order to disturb the stability, we need to provide some extra energy. तुम्हें सुबह सुबह उठाने के लिए घर वालों को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा. वही अगर तुम दिन में कभी सो गए तो उसको मैं उठाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. सो it all depends on the state of mind and the stability of the atom which it has achieved. तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होगा. अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा कि वो एकदम लास्ट में चला जाए, ठीक है, एक स्टेप वो आगे बढ़ जाएगा. तो
So this is the explanation for this irregularity in the trend. In general, it should increase, which is happening here, but there are some irregularities that is due to the other factor which we were not considering, that is stability of configuration. बोलो सर ग्रुप में क्यों नहीं लगा रहे हो ये? क्योंकि ग्रुप में सबका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, P1 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 S1 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 S1, जो भी है पहला वो S1 ही रहेगा, भले ऑर्बिट नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे उसका 1s 2s1 है, इसका 2s1 है तो इसका 3s1 हो जाएगा, इसका 4s1 हो जाएगा, इसका 5s1 हो जाएगा, तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप में। दैट इज द रीजन व्हाई हमने उनको एक ग्रुप में रखा है, तो इसलिए ग्रुप में ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। बोलो समझ में आया तो? Yes, sir. सो Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि सर अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा सर, ऑक्सीजन का नहीं होगा। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सर यहाँ पे हो गया अपना एक एक्सेप्शन बोलते हैं लोग, बट मैंने आपको रीजन समझा दिया, तो जिस चीज का रीजन अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो मैं उसको एक्सेप्शन की लिस्ट से बाहर निकाल देता हूँ, बिकॉज एक्सेप्शन इज समथिंग अबाउट विच वी डोंट नो एनीथिंग, कि हाँ यार ये होता है, पता नहीं क्यों होता है। नाउ वी नो कि क्यों होता है। नाउ कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम, तो दो एक्सेप्शंस हैं, दोनों को मैंने मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ है और एक वहां है। क्लियर है सबको? तो ये ट्रेंड सब लोग याद रखेंगे अब कि अलोंग द पीरियड सर बढ़ता तो है, ये क्या कर दिया मैंने, कोई नहीं, अलोंग द पीरियड सर बढ़ता तो है, लेकिन एक नाइट्रोजन और एक बेरिलियम, ये दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनका कम होना चाहिए था, बट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अलोंग द ग्रुप पता ही है आपको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हाँ यार नहीं बताओ? Yes, sir. And when we Yes, go sir. downwards in the periodic table, it becomes easy to remove an electron. मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, और आई थिंक सीजियम जो होगा यहाँ पे नीचे इसके, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा कि नहीं? क्योंकि वो सबसे लेफ्ट और सबसे Yes, नीचे sir. है, तो जो सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे वाला है और जो सबसे राइट और सबसे ऊपर वाला है, उन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा सबसे राइट और सबसे ऊपर वाले से, और सबसे नीचे और लेफ्ट वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। Now you know why all the metals are kept on the left side of the periodic table and non-metals are on the right side of the periodic table. First thing. Second thing, now you know why metals have tendency to donate electron and non-metals don't have this tendency. Because it is difficult to remove electron from non-metals but easy to remove electron from metal. Why? अब तुम्हें पता है, पहले तुम रटते थे कि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। अब आपको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, तो उसको निकालना आसान होता है। तो इट अल्टीमेटली थोड़ा सा भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऐसा थोड़ी मेटल रखा हुआ, ये मेटल थोड़ी जैसे मान लो ये रखा हुआ था, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन हाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा एनर्जी हल्का सा प्रोवाइड करूं तो ये फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई मेटल्स आर जनरली reducing in nature because they have tendency to lose electron. Now जो easily electron lose करता है मेटल वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये पढ़ा होगा आपने उसमें मेटलर्जी वाले चैप्टर में, जब इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह ये सब किया होगा तो आपने 8th क्लास में भी आता है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप ability to lose electron increases, so most metallic will be cesium and the least most non-metallic will be fluorine. ठीक है, बोलिए सब लोग हाँ या ना बोलेंगे तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आवाज आ रही है? Yes, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हाँ ना बोल दिया करो यार, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो फिर मैं देखो दो ही ऑप्शन है, अगर नहीं बोलोगे तो मैं म्यूट वाले मोड पे रख दूंगा, तो फिर थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो कोई बोलने वाला नहीं है, मुझे ही बोलना है, तो देन आई विल बी, क्योंकि क्लास का मजा नहीं आता अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे तो, इसलिए मैं चाह के भी तुमको म्यूट कर देता हूँ एक दो बार, फिर नहीं कर पाता हूँ फिर लगी। खैर, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सर ये तो समझ में आ गया,
अब हम आयनस एनर्जी की और क्या क्या ट्रेंड कर सकते हैं सर, आप बताओ कैसे कैसे पढ़ सकते हैं और कितने तरह के ट्रेंड आ सकते हैं। तो चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, आप खुद बताना कि सर इसमें साइनस एनर्जी किसकी ज्यादा है। चलो मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि यार एक लिथियम प्लस है और एक बेरिलियम 2 प्लस है, इन दोनों में आयनस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो क्या बताओगे आप। जब जब मैंने ये बोला कि रिएक्टिविटी अलोंग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयनस एनर्जी कम हो रही है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप। बट टेंशन मत लो, ये चीजें ऐसी हैं इतनी बार पढ़ोगे कि तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा। जो चीज रटने की है वो है ग्रुप पीरियड, ये सब याद कर लो, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज थोड़े एलिमेंट्स याद कर लो, ये थोड़ा काम आता है। चलो सर रिएक्टिविटी अलोंग द ग्रुप बता दिया मैंने, ठीक है। एंड पीरियड, पीरियड वाइज रिएक्टिविटी की बात ही नहीं करेंगे, पीरियड वाइज नेचर चेंज हो रहा है, कुछ मेटल्स है कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो ऐसा हम कंपेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है जॉय, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो जॉय एक्सप्लेन करो सबको कि कैसे किया तुमने, बताओ इनको, ये लोग इतना सोच रहे हैं। मान्यता आपका भी सही है, वेरी गुड। मन किरण, सर एक तो बेरिलियम में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ इन्वर्सली हो गया, और वो उसका जो साइज भी है वो भी उस लिथियम से कम होगा क्योंकि उसके अलोंग द पीरियड आता है। अलोंग द पीरियड, बिल्कुल सही। बोलोगे कि सर लिथियम से बेरिलियम एक तो वैसे ही छोटा होता है, और दूसरा उस पे आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो वो और छोटा हो गया, समझ रहे हो कि एक तो लिथियम से बेरिलियम वैसे ही छोटा होता है और दूसरा आपने इन दोनों को बना दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज और छोटी हो जाएगी, अगर साइज छोटी होगी तो आयनस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। तो आपको सारे ट्रेंड्स अप्लाई करने अब आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप हवा में ऐसे कुछ कुछ ऊपर ऊपर से रट लो, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो वो जो मैंने ऊपर लिखवाया वहीं खत्म हो जाती है एनसीईआरटी, ठीक है। एक वो एल्यूमिनियम के ग्रुप वाली इरेगुलरिटी वाला ट्रेंड है वो, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अराउंड आते हैं, इन सब चीजों के। वो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। कैसे कंफ्यूज करेंगे, एक ऐसा सीरीज दे देंगे जो आप सोचोगे कि यार ये कैसे करूंगा मैं, ये तो मैंने कभी करा ही नहीं है, लेकिन आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप करो सीजियम, या आप करो बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, सोडियम प्लस, देन फ्लोरीन माइनस, एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। इनकी आयनस एनर्जी कंपेयर करके आप मुझे बताओ, ट्रेंड पूरा सीरीज बताओ कि कौन सही होगा कौन गलत होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। बताइए। आया। इन सबको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज पहले तुम अरेंज कर लो, तुमको दिख जाएगा। इसका मैं नाम देता हूँ सबका, इसको चलो मैं 1 2 3 4 एंड 5, बताओ।
हाँ जी तरनप्रीत आप बताओ, आपने पिछले वाले का आंसर सही दिया है, इसका भी बताओ आप। अच्छा ये बताओ कि अपने क्लास में एक बच्ची थी जिसका नाम था नवलीन। यस सर। हो कहाँ रहती हो तुम, तुम्हारा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता कभी। चलो बताओ इसका आंसर करो। सर इसका होगा 45312। 45312। चलो ठीक है 4 5 3 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू नवलीन ये आंसर है। सही है क्या स्पेलिंग? यस सर। ठीक है बाकी दूसरा किसका आंसर आया देखता हूँ मैं। दूसरा आंसर आया है मनकिरण का 5 हैज द लीस्ट आयनस एनर्जी। बिल्कुल सही है। अब लो ये तो तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तुम दोनों डिसाइड कर लो आपस में। मनकिरण कह रही, तुम कह रहे हो कि ये 5 सेकंड हाईएस्ट होगा, मनकिरण कह रही कि सर 5 सबसे यहाँ पे होगा, उसके बाद आप देख लो सर, बट 5 सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा। ठीक है चलो इनका भी कंसिडर करते हैं। और आंसर है मेरे पास अरमान का है। अरमान से इसकी सर सबसे ज्यादा 1 होगा। अरमान ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये बता दो। ठीक है कोई बात नहीं मत बताओ। सक्षम कह रहे हैं कि सर 5 सबसे ज्यादा होगा और 5 4 2 फिर 1 3। सक्षम कह रहे हैं कि सर 5 4 2 फिर 1 फिर 3। ये है सक्षम का आंसर। अब दूसरा किसका आंसर है देख लेते हैं। तरनप्रीत का भी आंसर है कि सर 1 3 2 4 5। 1 3 2 4 5 ये सक्षम का है और ये तरनप्रीत का है। देखते हैं कौन कितना सही है, एक्यूरेट है। दिशांत 1 3 2 4 5। दिशांत का भी यही आंसर है जो तरनप्रीत का है। दिशांत के अलावा और किसका आंसर है क्या ये? 1 2 3 4 5। जॉय जयंत, जॉय सेज 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये है जॉय का आंसर। मुस्कान सेज 4 1 5 2 3 और जबजाब भी कह रहा है 1 2 3 4 5। जॉय और जबजाब का सेम आंसर है। और मुस्कान का आंसर आया है, मुस्कान सेज 4 1 5 2 3। 4 1 5 2 3। उसके बाद निदिता और ये लोग कहाँ है भाई? सृष्टि, निदिता, परमिंदर, ये लोग हैं क्लास में या नींद आ गई इनको बैठे बैठे? यस सर। अच्छा जग रहे हो? मान्यता यस सर। डिक्रीज। जग तो रहे हो तो आंसर भी करना होता, जगना थोड़ी जरूरी है। सृष्टि आपका आंसर अच्छा ऊपर है, ठीक है आई मिस्ड इट सॉरी। बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया। अंकुर का भी आ गया, सृष्टि का भी आ गया। 1 3 2 4 5। 1 3 2 4 5 सृष्टि। 1 3 2 4 5 किसका है क्या? अच्छा ये दिशांत और तरनप्रीत वाला, इसी में सृष्टि का भी है ये। हाँ 4 5 1 3 2 कुछ भी बोली तो, कब सर बोल ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही देना है। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5। गिरीशा से 1 2 3 4 5 और निदिता का है कि 4 5 1 2 3। 4 5 1 2 3 किसी का है क्या इसमें? 4 5 1 2 3 ये तो अलग ही आ गया कुछ। 4 5 1 2 3 कोई बात नहीं। मैंने भी 1 यही दिया है। ठीक है 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, नहीं तो यही डिस्कशन करते रह जाएंगे हम लोग। देखो कुछ नहीं करना है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको। पहले तो ये देखो इनको अरेंज कर लो कौन कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, फिर इनके चार्ज वार्ज लगा के हम इनको अलग कर लेंगे। तो बेरिलियम यहाँ पे होगा और बेरिलियम के ग्रुप से बिलोंग करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सॉरी पीरियड से नॉट ग्रुप से।
बेरिलियम के नीचे सर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम के बगल में इधर सोडियम होता है, ये होता है। तो सर ये दोनों पे जब आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो ना, जो आपने चार्ज दिया है वो बनाता है इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब इस पे 2 प्लस कर दोगे और इस पे +1 कर दोगे सर, तो ये दोनों हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और इन दोनों में तो अब दिख गया सर कि मैग्नीशियम 2 प्लस सबसे ज्यादा होगा सोडियम प्लस से। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है, बता देना अगर हो तो। फिर सर हमने क्या किया कि इसको 2 प्लस कर दिया आपने, इस पे -1 कर दिया, -2 कर दिया और इस पे -1 कर दिया। तो सर इसके इलेक्ट्रॉन आपने घटा के इसको ऊपर ले गए आप, और इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इसको आगे ले गए। तो देखो यार सर, इनमें तो हम इसको तो हम सोडियम से कंपेयर कर लेते सर, कि देखो ये सोडियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। कौन कौन से? ये सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कि सर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑक्सीजन पे 2 फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए क्या? बोलो। तो सर इसमें तो आप ट्रेंड सीधे सीधे ऐसे लिख दो, कोई हमें डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज का ट्रेंड का उल्टा हो जाएगा आयनस एनर्जी का ट्रेंड, ये होगा। अब बेरिलियम सर इन सब में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम के ग्रुप में ऊपर है, और मैग्नीशियम पे भी 2 प्लस कर दिया और बेरिलियम पे भी 2 प्लस कर दिया, तो अभी भी ऊपर ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा? बेरिलियम 2 प्लस। तो आई थिंक ट्रेंड के फॉर्मेट में ही दिया था मैंने। 1 2 3 4 5 कौन कौन सही हुआ है देख लो। किसी को डाउट है तो आप लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बस ये जे 2 सही हो गए। 1 2 3 4 5 ये किसका था? लास्ट में किसी ने ये दिया था, मैं नाम लिखना भूल गया जल्दीबाजी में। कोई नहीं, चैट। गिरिशा। हाँ गिरीशा, यस वेरी गुड गिरीशा, वेरी गुड। जब जाप एंड जॉय। सो आई थिंक यू गाइज हैव गॉट इट। तरनप्रीत का भी बाद में आंसर यही आया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। समनीत का आंसर गड़बड़ था। जिनका भी आंसर गड़बड़ था आप फाइंड आउट करो कि कहाँ गलत अप्लाई कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत लो, वापस समझाऊंगा कि कैसे हो रही है चीजें, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आई ये बात, तभी आंसर गलत आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इफ यू हैव डाउट्स अगेन we'll start from the next class. Your doubt discussion session might be today, so you'll have to be available. I'll intimate accordingly. Probably आज हो सकता है 8 बजे के आस, सॉरी मेरा डाउट डिस्कशन आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा इवनिंग में, तो विल थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।